नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है तापमान का वितरण। तापमान जो है वह जलवायु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अतः धरातल पर तापमान के अनुसार ही जलवायु प्रदेश और जलवायु के अनुसार ही वनस्पति प्रदेश निश्चित होते हैं। क्योंकि धरातल पर सभी प्राणी, जीव जंतु तथा मानव के जीवन का आधार भी तापमान ही होता है। अतः पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण का भौगोलिक अध्ययन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। धरातल पर वैसे तो तापमान वितरण के अनेक रूप हैं, जैसे ऊर्ध्वाधर वितरण, क्षैतिजीय वितरण, प्रादेशिक वितरण व कलिक वितरण आदि। चूँकि तापमान का वितरण अनेक कारकों से प्रभावित होता है, अतः इस वितरण को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर तापमान के वितरण को समझने से पहले उन कारकों की व्याख्या कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत हमें यह पता चलेगा कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है अक्षांश। धरातल पर तापमान का वितरण जो है वह हमेशा अक्षांश के अनुसार होता है, क्योंकि धरातल पर पहुँचने वाली सूर्य की किरणों का कोण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अक्षांश के अनुसार बदलता रहता है। जैसे सूर्य की तिरछी किरणें धरातल के अधिक भाग पर गिरती है, इसलिए उनको धरातल के अधिक क्षेत्र को गर्म करना पड़ता है। इसकी अपेक्षा सूर्य की लंबवत किरणें थोड़े ही भाग पर गिरती है, फिर भी वह बहुत ही जल्दी से गर्म धरातल को कर देती हैं। सूर्य की सबसे अधिक सीधी किरणें जो है वह भूमध्य रेखा पर गिरती है, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों पर झुकाव बराबर बढ़ता रहता है। परिणाम स्वरूप जितना ही ऊंचा अक्षांश होता है, वहाँ पर सूर्य से गर्मी उतनी ही कम मात्रा में प्राप्त होगी। यानी जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर हटते हैं, तापमान घटता जाता है और तापांतर मतलब दो जगहों के बीच का जो ताप का अंतर है वह बढ़ता जाता है। अक्षांश के अनुसार ही भिन्न भिन्न स्थानों पर दिन और रात जो है वह छोटे बड़े होते हैं। कहीं पर दिन बड़े होते हैं, कहीं पर दिन छोटे होते हैं, और प्रकाश घंटों में अंतर पड़ जाता है, यानी कितनी देर तक प्रकाश ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। सामान्यतः समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ही तापमान घटता बढ़ता जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ही तापमान घटता जाता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि ज्यों ज्यों ऊंचाई बढ़ती है वायु हल्की हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने का एक कारण यह भी है कि ऊपर के दबाव के कारण जो नीचे की वायु ऊपर की हवा से अधिक घनी होती है, जिससे उसमें ताप ग्रहण करने की अधिक क्षमता होती है। सामान्यतः धरातल से प्रति 300 फुट की ऊंचाई पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है। अतः जो स्थान जितना ऊंचा होता है वो उतना ही ठंडा होता है। इसी कारण भूमध्य प्रदेशों में यद्यपि पर्वत शिखर बर्फ़ से ढके होते हैं, परंतु उनकी तलहटी जो है वह गर्म होती है, क्योंकि उनकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वह प्रभावित करती है। तीसरा जो कारण है तापमान को प्रभावित करने का वो है पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा का पवनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और ये तापमान को प्रभावित करती है। इस प्रकार पवनों की दिशा परोक्ष रूप से तापमान को प्रभावित करती है। हिमालय पर्वत के दक्षिण की ओर के ढाल उत्तर की ठंडी पवनों के प्रकोप से अछूते रहते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि हवा चलती है तो सामने जब पर्वत आता है तो वहाँ से वायु ऊपर चढ़ती चढ़ती पवन विमुखी ढालों पर ठंडा तापमान कर देती है और बारिश कर देती है, तो पवनों की दिशा का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हिमालय पर्वत के दक्षिण की ओर ढाल उत्तर की ठंडी पवनों के प्रकोप से अछूते रहते हैं, जिससे उसका तापमान उतना कम नहीं होता है जितना कि उत्तर के ढाल का होता है। इसी प्रकार सतपुड़ा की उच्च भूमि से नागपुर के मैदान तक साधारण ढाल दक्षिण की ओर होने से यह क्षेत्र सूर्य द्वारा बहुत अधिक गर्म हो जाता है। परंतु इसके विपरीत पश्चिमी घाटी
के खड़े ढाल जिनकी दिशा पश्चिम में समुद्रों की ओर है वे बहुत ही कम गर्म रहते हैं। चौथा कारक है तापमान को प्रभावित करने का, वो है समुद्र से दूरी। स्थल की अपेक्षा जल जो है वह देरी से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। इसका प्रभाव वहाँ के तापमान पर भी पड़ता है, क्योंकि गर्मी में समुद्र स्थल की अपेक्षा ठंडे रहते हैं। इसलिए समुद्र से चलने वाली पवनें स्थल के तापमान को घटा देती हैं। जाड़ों में समुद्र स्थल की अपेक्षा गर्म रहता है, इसलिए समुद्र से चलने वाली पवनें जो हैं वह स्थल के तापमान को बढ़ा देती है। जाड़ों में इस प्रकार समुद्र तट के जो समीपवर्ती भाग होते हैं उनमें तापांतर कम होता है और समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ ही दो स्थानों का तापांतर जो है वह बढ़ता जाता है। पांचवा जो तापमान को प्रभावित करने का कारक है वो है समुद्र में चलने वाली गर्म और ठंडी धाराएं। समुद्र में चलने वाली गर्म और ठंडी धाराएं अपने ऊपर चलने वाली पवनों के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं पर बहने वाली पवनें गर्म हो जाती है और आर्द्र और ठंडी धाराओं पर बहने वाली पवनें शीतल और शुष्क होती है। इसलिए जब ये पवनें किसी प्रदेश में चलती है तो वहाँ के तापमान को अत्यधिक प्रभावित करती है। एक ही अक्षांश में स्थित लैब्राडोर और इंग्लैंड के क्रमशः ठंडे और गर्म होने का यही कारण है कि अफ्रीका के तट पर ठंडी धारा के कारण वहाँ अरब सागर का तापमान इतना नीचे चला जाता है कि वहाँ किसी प्रकार की प्रवाल रचना संभव नहीं हो जाती है, किंतु मलाबार तट से दूर अरब सागर इतना गर्म रहता है कि वहाँ पर प्रवाल रचनाएँ पाई जाती हैं। छठा है पवनों की दिशा। पवनों की दिशा और उनका वेग तापांतर को प्रभावित करता है। ठंडे स्थानों की ओर से आने वाली पवनें तापमान को घटा देती हैं और उष्ण क्षेत्रों की गर्म पवनों के कारण तापमान बढ़ जाता है। इसी तरह स्थल और जल पवनों के कारण भी तापमान जो है वह तापमान प्रभावित होता है। यूरोप के ऊंचे अक्षांशों की ओर चलने वाली पवनें ठंडी और शुष्क होती है, जबकि भारत में दक्षिण पश्चिम की ओर से आने वाली पवनें आर्द्र और गर्म होती है, जिसके कारण वे एक बड़े क्षेत्र में वर्षा करती है। धरातल के गुण। कई बार तापमान जो है वह धरातल के गुण से भी प्रभावित होता है। पृथ्वी के धरातल का रूप तथा उसका गुण भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और इसका प्रभाव हमने आगे भी देखा कि सूर्य ताप की प्राप्ति पर पड़ता है। जैसे मरुस्थलीय भागों में रेतीली मिट्टी सूर्य ताप का अधिक अवशोषण कर लेती है, इसलिए दिन में वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। इसके विपरीत हिमाच्छादित भागों में सौर विकिरण का 70 से 90%, हिमाच्छादित भागों में सूर्य ताप की अधिकांश मात्रा जो है वह परावर्तित हो जाती है, जिससे वहाँ का तापमान कम रहता है। इस प्रकार हिमाच्छादित भाग सौर विकिरण का 70 से 90% भाग और घास से आच्छादित मैदान जो है वह 14 से 37% भाग और काली मिट्टी 8 से 14% तथा कोणधारी वन 10% तक परावर्तित कर देते हैं, यानी सूर्य की ऊष्मा को वो वापस लौटा देते हैं उनके धरातल के गुण के कारण। इस प्रकार धरातल के विभिन्न भाग अपने भिन्न भिन्न गुणों के कारण तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। फिर है स्थल और जल का स्वभाव। स्थल और जल सूर्य ताप को भिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। स्थलीय भाग जलीय भाग की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है। इसलिए सूर्य ताप की समान मात्रा मिलने पर भी स्थलीय भाग जलीय भागों से अधिक गर्म हो जाते हैं और जल की अपेक्षा स्थल के शीघ्र गर्म और ठंडा होने के कई कारण हैं। जैसे थल की अपेक्षा जल में सूर्य की रश्मियाँ जो है वह बहुत अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती है, इस कारण उन्हें जल के अधिक भाग को गर्म करना पड़ता है, परंतु ठोस पृथ्वी पर सूर्य की किरणें धरातल के समीप ऊपरी भाग में ही रहती है, जिससे स्थल का तापमान जो है वह दिन में बहुत जल्दी बढ़ जाता है और रात को वापस जल्दी से घट भी जाता है। इसके विपरीत जल सूर्य रश्मियों की अधिक गहराई तक पहुँचने के कारण धीरे धीरे गर्म होता है और साथ ही धीरे धीरे ठंडा भी होता है। दूसरा कारण है धरातल के समुद्रों का बहुत सा जल वाष्पीकरण द्वारा उड़ता रहता है, परंतु धरातल के भूखंडों में वाष्प बनने की ऐसी कोई अवस्था नहीं देखी जाती है। जल के वाष्प रूप में बदलने के कारण ही उसे शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए स्थल की अपेक्षा जल को
गर्म करने के लिए अपेक्षाकृत कम शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा कारण है समुद्र का जल चंचल होता है, धाराएं, लहरें, ज्वार भाटा, कई प्रकार की गतियाँ उसमें होती है, जिससे जल की उष्णता को एक स्थान से दूसरे स्थान को और ऊपरी धरातल से निम्न धरातल को पहुँचती रहती है। इस कारण समुद्र जल के उष्ण और ठंडे होने में तो देरी हो जाती है। यही कारण है कि समुद्र जल के ऊपर की वायु का दिन रात तथा गर्मी व जाड़े के तापमान का अंतर बहुत कम होता है, परंतु स्थल भाग स्थिर होने के कारण गर्मी एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाती है, जिससे धरातल के कुछ भागों में तापमान का अंतर अधिक हो जाता है। चौथा है जल का सापेक्षिक घनत्व अधिक होने से थल की अपेक्षा जल को गर्म करने में अधिक ताप शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे 1 घन फुट पानी को अगर 1 डिग्री पर गर्म करने में 1 घन फुट भूमि से दोगुने ताप की आवश्यकता होती है। यानी जल जो है वह थल की अपेक्षा जल को गर्म करने में अधिक ताप शक्ति चाहिए। इसी प्रकार यदि जल का एक अंश ठंडा होता है तो उसी समय में उसका दोगुना भाग ठंडा हो जाएगा। पांचवा जो कारण है स्थल और जल का स्वभाव का, तो वो है समुद्र का जल पूर्ण रूप से गर्म या ठंडा तभी होता है जब संपूर्ण जल पिंड गर्म हो और ठंडा नहीं हो जाता। जल की ऊपरी सतह जब ठंडी होने लगती है तो निचली गर्म सतहों से संवहन धाराएं ऊपर आती है और अपने आप को ठंडा करती है। इसके बाद है स्थल की अपेक्षा जल में प्रतिबिंबन शक्ति अधिक होती है, यानी वह सूर्य की आने वाली किरणों को प्रतिबंधित करके नष्ट कर देती है और जल को गर्म करने में किसी प्रकार का योग नहीं देती। परंतु पृथ्वी के धरातल से सूर्य की किरणों का बहुत कम प्रतिबिंबन होता है। इस तरह धरातल को गर्म करने में अधिक सूर्य शक्ति प्राप्त होती है। सातवां है सामान्यतः समुद्र बादल से घिरे हुए रहते हैं। बादल सूर्य ताप को धरातल तक पहुंचने तथा पार्थिव शक्ति के पुनः निकलने में अवरोध उपस्थित करते हैं। इसलिए जल के गर्म होने और ठंडा होने पर दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तो उपयुक्त कारणों से हम ये समझ सकते हैं कि समान सूर्यताप मिलने की अवस्था में जल भाग जो है वह जल भागों की अपेक्षा जो स्थल भाग है वह बहुत जल्दी गर्म होते हैं और बहुत जल्दी ही ठंडे होते हैं। इस अंतर के कारण ही धरातल पर जो तापमान का वितरण है उसमें भी अंतर पाया जाता है। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। धन्यवाद।